नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में बहुत कुछ पर आई नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजधानी पटना में पहली बीपीओ इकाई का किया शुभारंभ। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कसा तंज। कहा, राजनीतिक साजिश के तहत अडवाणी की राह में डाला गया रोड़ा ताकि ना बन पाए राष्ट्रपति। सांसद पप्पू यादव को पटना हाई कोर्ट से मिली जमानत। फिलहाल एक अन्य मामले में रहेंगे जेल में। केंद्र सरकार ने 1 मई से मंत्रियों और अधिकारियों की गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने पर लगाई रोक। और पटना पुलिस ने बीएसएससी पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा बुधवार को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आईबीपीएस एवं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार की राजधानी पटना में पहली बीपीओ इकाई का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार विधानसभा के सदस्य संजीव चौरसिया और बीजेपी विधायक नितिन नवीन भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे लोकप्रिय सरकार है जो कि जनता की आशीर्वाद से आई है और देश की भले के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, पिछले 2 साल में भारत में 72 मोबाइल कंपनियां आ गई हैं जो अपना सामान यहां बना रही हैं। मोबाइल बनाती हैं, बैटरी बनाती हैं, चार्जर बनाती हैं और पिछले साल 12 करोड़ मोबाइल फोन बना है और इस साल 17 करोड़ होने वाला है। और हम कहते हैं हिंदुस्तान में बनाओ, हिंदुस्तान के लिए, पड़ोसी देशों के लिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी निर्णय आया है। मैं पटना में हूँ, आपने देखा इस कार्यक्रम में हूँ, देश को मजबूत बनाने के कार्यक्रम में हूँ। इस पूरे निर्णय को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसकी कानूनी बारीकियों को समझेंगे और उसके बाद पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से अध्ययन के बाद हम औपचारिक टिप्पणी करेंगे। एक ही बात हम कह देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत ही संबल सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, जनता के आशीर्वाद से आई है और देश के लिए, विकास के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। लेकिन लालू यादव ने चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष को लेकर केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। पटना से लेकर मोतिहारी तक सत्ता के केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए के नेता एक दूसरे के कार्यक्रम से परहेज कर रहे हैं, जिस कारण इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के कार्यक्रम में निमंत्रण दिए जाने के बाद भी केंद्रीय गृह मंत्री के नहीं आने पर एनडीए नेताओं पर तंज कसा। निष्पक्ष होकर के सब लोगों को न्योता देकर के बुलाने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन कुछ लोग नहीं आना चाहते थे, आए नहीं। उस पे हमको कुछ कहना नहीं है। 56 इंच का सीना था, लेकिन एक तरफ ढोंग करके गांधी जी को भी फूल चढ़ाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ गॉडसे जी की मंदिर बनाने की बात करते हैं। ये 2 विचारधारा नहीं चल सकता। ये और नीतीश कुमार का बचाव भी किया। तो वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने सत्याग्रह शताब्दी समारोह का राजनीतिकरण कर दिया है। सरकार जो है केवल राजनीति करती है। बताइए, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को किसी पार्टी का तो नहीं होना चाहिए ना। नीतीश कुमार जी उसको भी बकसने का काम नहीं किया। अब बताइए, हम लोग केंद्र के मंत्री हैं, बिहार के हैं, बिहार के बेटा हैं, हम लोग को आमंत्रण नहीं दिया गया और पॉलिटिकलाइज कर दीजिएगा किसी संस्था को, सरकार के कार्यक्रम को राजनीतिकरण कीजिएगा तो निश्चित तौर पर लोग बहिष्कार करेंगे ही। क्या वजह? हम लोग तो बिहार के बेटा नहीं हैं। हम इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं, इसलिए हम लोगों को आमंत्रण नहीं दीजिएगा।
चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के तहत बुधवार को मोतिहारी में आयोजित किसान कुंभ का समापन हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कुंभ के दौरान केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से किसानों को अवगत कराया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि चंपारण सत्याग्रह पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष को लेकर केंद्र सरकार द्वारा मोतिहारी के जिला स्कूल में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र और कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर स्वरोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियों को प्रमाण पत्र केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सौंपा। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब भी किसी कार्यक्रम का प्लान प्रधानमंत्री बनाकर घोषणा करते हैं तो बिहार लपक कर उस कार्यक्रम को कराने की चिंता सताने लगती है। देश तो आजाद हो गया, लेकिन बिहार गरीबी से आजाद नहीं हो पाया। आज ये बिहार का किसान, बिहार का गरीब, बिहार का बेरोजगार नौजवान आज भी इसी प्रकार से लड़ रहा है जिस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने में हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की। आप अभी भी लड़ रहे हैं। बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक प्रेस वार्ता के मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर तंज कसते हुए कहा कि हमने ही आडवाणी को गिरफ्तार कराया था। वहीं उन्होंने कहा कि वह सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है वकीलों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, तो उसका बेस है सीबीआई सरकार। और कोर्ट क्या कहेगा, सरकार का स्टैंड है कि नहीं केस चलेगा। और ये भी शायद कहा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि विदिन 2 इयर्स इसको ट्रायल करके आप फाइनलिटी आप करिए। 2 साल के अंदर इन चीजों को जांच लीजिए। और बढ़िया से नार काट दिया आडवाणी जी का। अब तो राष्ट्रपति की चर्चा भी नहीं कोई करेगा उनका। बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेताओं की हकीकत सामने आ गई है। इस ढांचे के गिराने से जो हमारा सेकुलर इथोस है इस कंट्री का वो डैमेज हुआ है। ये भावना डैमेज हुई है। ये कोई एक जिसको बोलते हैं ढांचा को नहीं गिराया गया है। पूरी जो देश की जो हमारी समृद्धि है, जो गंगा जमुनी संस्कृति का जो हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ नींव रखा है, उस नींव को गिराया गया है। बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जदयू ने स्वागत किया है। जदयू विधायक श्याम रजक ने पीएम मोदी से आरोपी मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है और इस फैसले से बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के 12 नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि पार्टी इस फैसले की समीक्षा करेगी। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है और कोर्ट को आरोपियों की उम्र देखनी चाहिए थी। उधर बाबरी विध्वंस मामले में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आरोपियों की उम्र का ख्याल करना चाहिए था। आगे मांझी ने कहा कि बीजेपी को फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए थी। सर्टेन एज के बाद किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलना उचित और न्यायिक प्रतीत नहीं होता है। और फिर ये मामला काफी पुराना है और उस समय जो बातें हो गई थी उसको फिर एग्रीवेट करना उचित नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करते हुए हम जरूर ये बात करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वहीं बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने के बाद आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर ही यह निर्णय लिया होगा।
किशोर कुणाल ने कहा कि यदि किसी को भी इस आदेश पर आपत्ति है तो वह उन्हें सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच में अर्जी देनी चाहिए। या किसी को उस पर आपत्ति है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डबल बेंच तो होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या बड़ा बेंच जो होता है उस बड़े बेंच के पास, उसी बेंच के पास रिव्यू के लिए जा सकते हैं। बुधवार को सांसद पप्पू यादव की पेशी के बाद गांधी मैदान मामले में पटना हाई कोर्ट से जमानत आर.के. मिश्रा के कोर्ट ने दी। फिलहाल पप्पू यादव जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि गर्दनीबाग थाने से जुड़े मामले को लेकर जेल में ही उन्हें रहना होगा। पटना पुलिस ने बीएसएससी पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों युवक एनआईटी पटना के छात्र रह चुके हैं। एसएसपी मनु महाराज ने एक प्रेस वार्ता के मौके पर बताया कि एसआईटी टीम ने अगमकुआं थाना क्षेत्र से दिल्ली भागने की तैयारी कर रहे पेशेवर परीक्षा माफिया गोरेलाल और रॉकी को धर दबोचा गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर अन्य की गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गई है। एसआईटी के द्वारा रेड की गई थी और कुछ लोगों को पकड़ा गया था ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा। उसमें गुरुजी नाम के एक व्यक्ति थे जो फरार चले आ रहे थे। उन्हीं के एक संबंधी जो इसमें पूरी तरह से संलिप्त थे और गोरेलाल नाम के एक मुख्य सरगना जो पवन के ऊपर के गुरु थे, पवन जिन्हें अपना गुरु कहता था, उनको गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा जिले में सरकार के शिक्षक विरोधी नीति का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने राज्य इकाई के आह्वान पर संघ इकाई प्रखंडाधि सभी नियोजन नियमित शिक्षक शिक्षिकाओं की बैठक हुई। बैठक के बाद मशाल जुलूस भी निकाली गई। इस मौके पर अलीनगर प्रखंड मुख्यालय पर मशाल जुलूस में प्रखंड सचिव मोहम्मद नसीम अंसारी सहित दर्जनों शिक्षकों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बेगूसराय से लापता इंटर का छात्र अभिषेक कुमार का रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। शव बेगूसराय स्टेशन के आगे सूजा डाला के पास रेलवे ट्रैक से मिला है। घटना के 3 घंटे बाद भी बेगूसराय जीआरपी मौके पर नहीं पहुंची और न ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। अभिषेक ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या कर शव को रेल ट्रैक पर रखा गया है, यह पुलिस के पहुंचने से मामले की जाँच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मृतक मूल रूप से नवादा जिले का वासी है और बेगूसराय शहर के सर्वोदय नगर में सब परिवार रहता था। बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना के मुंशी को काम के दौरान थाना रूम में गोली लग गई। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मुन्ना हथियार साफ कर रहा था, उसी दौरान गोली चली। लेकिन चर्चा यह है कि सिपाही और मुंशी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसी में ये गोली चलाई गई। फिलहाल पुलिस सिपाही मुन्ना से हिरासत से लेकर पूछताछ कर रही है। जांच के बाद ही खुलासा होगा कि मुंशी अभय सिंह को गोली कैसे लगी। चौकीदार जाकर के बोला कि मुंशी जी को गोली लग गई है। जब दौड़ के आए तो देखे बरन्ना पर गिरे हुए थे, उनसे लथपथ थे। हम उनको उठा के फर्स्ट एड के लिए एलेक्सिया हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल ले गए, जहां से रेफर किया गया। मधुबनी में हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विगत 1 सप्ताह में बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में 3 युवकों की हत्या गला काटकर कर दी गई है। आज अरेर थाना के करही गांव में 16 वर्षीय युवक राकेश शाह का शव बरामद हुआ। शव पुल के नीचे पड़ा हुआ था और एक आंख भी गायब था। गले पर जख्म का निशान है। युवक 3 दिनों से घर से गायब था, जिसकी सूचना थाना को नहीं थी। परिजनों की माने तो युवक घर से शाम के समय गांव में ही फिल्म देखने निकला था, जो वापस नहीं लौटा। घर के चिराग बुझने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अरेर थाना क्षेत्र में एक सुबह सूचना मिली कि एक पाइप में, सड़क की जो पाइप होती है, इसमें एक शव रखा हुआ है। सूचना के आधार पर थाना वाली गए सत्यापित करने, तो एक वहीं के पास के गांव का एक व्यक्ति है जो 3 दिन से गायब था, जिसका शव है वो। जब से वो गायब है, थाने में कोई सूचना नहीं थी। आपस में गांव घर वाले अपना सोच रहे थे कहीं चला गया है, किंतु उसका मर्डर हुआ है, उसका शव मिला है। प्राथमिक दृष्टि में जो लगा है कि गला दबा के हत्या की गई है, तो और एक आंख नहीं है, तो हम लोग को लग रहा है कि कोई जानवर या कुछ आंख लेके चला गया, लेकिन गला दबा कर हत्या करने की बात है। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, घर वालों से भी संपर्क में हैं और साइंटिफिक एविडेंस भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कर सकता है, क्या हो सकता है।
बेगूसराय के बरौनी जीआरपी ने ट्रेन से 73 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी लोहित एक्सप्रेस ट्रेन के दिव्यांग बोगी में पुलिस ने छापेमारी कर 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्कर 6 बैग में गांजा को रखकर दिव्यांग कोच से यात्रा कर रहे थे। लोहित एक्सप्रेस में ले जाएगा विकलांग बोगी से बरामद हुआ। क्या बरामद हुआ? गांजा कितना? 73 kg। और सर कितने लोग इसमें गिरफ्तारी है? 2 लोगों की गिरफ्तारी है। कहाँ से कहाँ क्या ले जाएगा? ये कुछ बिहार से गाजियाबाद ले जाएगा। गाजीपुर। कटिहार में मछली खरीदने को लेकर हुए झगड़े में 2 लोग जख्मी हो गए। मामला सहायक थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा इलाके का है। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि आरोपी संतोष यादव ने 200 रुपए का मछली खरीदा था और फिर आधे घंटे के बाद खरीदे गए मछली को वापस कराने गया था, जिसे पीड़ित ने लेने से इनकार कर दिया। फिर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद संतोष ने मछली के कारोबारी को चाकू मार दिया। बीच बचाव में व्यापारी के भाई को भी चाकू लग गई। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने पीड़ित को घायल अवस्था में कटिहार सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो 2 घंटा का मतलब मछली दिया है, 2-3 घंटा के बाद गया वापस करने के लिए मछली, तो बोला कि फेंक दो मछली, हम काहे लेंगे वापस, तखन ये नहीं लेते मछली। तो वह पर बोला कि गाड़ी उड़ी देने लगा, तब दोनों तरफ से गाड़ी उड़ी हो गया। तो दिन में झगड़ा झंडी छूट के चल गया। दारू पी के डायरेक्ट आया, चाकू ले के घर गया। अब चाकू लेके गया तो मतलब हल्ला गुल्ली करने ढुकाती वो निकला, वो बस डायरेक्ट चाकू हलालने लगा। जख्मी हुआ है मछली खरीदने और बेचने के विवाद पर। और 200 रुपया में मछली खरीदा था संतोष शाह ने। 3 घंटे के बाद मछली लौटाने के लिए आ गया कारी सानी और मकसूदन सानी के पास। तो कहा कि भाई 3 घंटा में फिर वापस करने के लिए आए हो मछली, ये तो कोई बात नहीं है, नहीं लेंगे। इसी में बहस हुआ, फिर वो चाकू निकाल के मारने लगा। 2-3 जगह, एक आदमी को 2-3 जगह उसको वार किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों की गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार पर यह फैसला 1 मई से लागू करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री या राज्य मंत्री अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब सिर्फ भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर ही अपनी गाड़ी पर इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं एम्बुलेंस, फायर सर्विस को देश भर में लाल बत्ती का इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह सारी जानकारियां दी। देश भर में, और वो अमेंडेड रूल में आ जाएंगी, उदाहरण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस व्हीकल, ये जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, केवल इन्हीं के लिए देश भर में ये प्रावधान होगा ब्लू लाइट का। और इसलिए रूल 108 के इन 2 परिवर्तनों के साथ जो इसके कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस चाहिए होंगे अन्य रूल्स में, वो भी साथ में हो जाएंगे। तो इन दोनों का कुल मिलाकर अभिप्राय ये रहेगा कि रेड लाइट 1 मई से बाद कोई नहीं कैरी कर पाएगा और ब्लू लाइट केवल इमरजेंसी व्हीकल्स पे देश भर में होगी। राज्य में नगर निगम चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना बुधवार को जारी होगी। पहले चरण में होगी नहीं, हो गई। राज्य में नगर निगम चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना बुधवार को जारी हो गई। पहले चरण में कुल 101 निकायों के लिए 23 मई को वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक जारी रहेगी। पहले चरण में जिन निकायों में वोटिंग होगी उसमें 7 नगर निगम, 31 नगर परिषद और 67 नगर पंचायत शामिल हैं। बिहार में पहली दफा बुधवार को पारस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजा बाजार में स्तन कैंसर की जांच और इलाज के लिए ब्रेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। क्लिनिक की शुरुआत महिलाओं में बढ़ रहे ब्रेस्ट कैंसर के मामले के निष्पादन के लिए की गई है।
इस मौके पर हॉस्पिटल परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉस्पिटल के फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर तलत हलीम ने कहा कि एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में हर 8 महिलाओं में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि पारस HMRI ब्रेस्ट कैंसर को लेकर महिलाओं में जागरूकता फैलाएगा। अगर आपको कुछ भी है और उससे यह है कि अगर हमारा अर्ली कैंसर हम पकड़ लेते हैं या एलएस ब्रेस्ट डिजीज पकड़ लेते हैं तो उसमें खर्च बहुत कम हो जाता है, और वही डिजीज़ अगर बढ़ जाती है तो फिर उसका खर्च चलता चला जाता है, आपकी लाइफ छोटी होती चली जाती है। और ये नहीं है कि ये यंग एज में नहीं होता है, ब्रेस्ट कैंसर यंग एज में भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर प्रेग्नेंट वीमेन में भी होता है। ओल्ड लेडीज़ का कैंसर जो 60 साल के बाद होता है वो बेहतर कैंसर होता है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी रहती है। लेकिन जितने यंग एज में कैंसर होगा उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट होती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।